मद्रास बॉम्बे मेल दादर छोड़कर रफ्तार पकड़ चुकी थी। प्रथम श्रेणी कोच के अटेंडेंट ने अपनी रूटीन चेकिंग शुरू कर दी। तभी एक कोच की निचली बर्थ के नीचे से एक हाथ बाहर निकला दिखा उसे। अटेंडेंट नीचे झुका और हाथ पकड़कर खींचने लगा। एक लड़की जिसके मुंह से लगातार झाग निकल रहा था। अटेंडेंट ने फौरन चेन खींची। गाड़ी रुकने पर लड़की को ट्रेन से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वह दम तोड़ चुकी थी। यह घटना है 16 अगस्त 1964 की। अटेंडेंट की सूचना पर मुंबई पुलिस की एक टीम तुरंत मद्रास बॉम्बे मेल के उस कोच में पहुंच गई जहां लड़की बेहोशी की हालत में मिली थी। एक दूसरी टीम उस अस्पताल गई जहां लड़की की लाश पड़ी हुई थी। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस को सुराग नहीं मिल पा रहा था कि लड़की कौन है, किसने उसे मारा। जिस कोच में लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी वहां से भी पुलिस को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसे मिली बस एक अंगूठी जो लड़की की अंगुली में फंसी हुई थी। अंगूठी पर अंग्रेजी का पी लिखा हुआ था। कुछ बाल फंसे हुए थे उसमें, लेकिन बर्थ जिस लड़की के नाम आरक्षित थी उसमें उसका नाम और सरनेम एल और के से शुरू हो रहा था, लक्ष्मी कंडास्वामी। उससे सटी बर्थ के कंडास्वामी के नाम से आरक्षित थी। तो क्या दोनों पति पत्नी थे? आरक्षण रिकॉर्ड तो ऐसा ही आभास दे रहा था और मद्रास बॉम्बे मेल का अटेंडेंट भी यही मानकर चल रहा था। यह अटेंडेंट ट्रेन में पुणे से चढ़ा था। गाड़ी के कल्याण पहुंचने के बाद लड़की के साथ वाली सीट के आदमी ने उससे कहा था कि जब दादर आए तो वह उसे याद दिला दे, लेकिन अटेंडेंट भूल गया। दादर से गाड़ी रवाना होने के बाद जब वह अपनी रूटीन चेकिंग पर था तब एकाएक उसे याद आया। फिर वह खास तौर पर उस कूपे के बाहर रुक गया कि वहां वह यात्री है या नहीं। वहां यात्री तो नहीं मिला, लेकिन सीट के नीचे से झांकता हाथ दिख गया। अटेंडेंट से पूछताछ के बाद पुलिस समझ गई कि हत्या उसी शख्स ने की है जो दादर में उतर गया। लेकिन वह शख्स था कौन और उसका सुराग कहां से मिले? कूपे से पुलिस को लड़की का कोई सामान भी नहीं मिला था। ऐसे में सोचना भी बेकार था कि जिस आदमी पर शक है उससे जुड़ी कोई चीज मिल जाएगी। तब सीसीटीवी कैमरों का युग नहीं था जो प्लेटफॉर्म के किसी कैमरे की फुटेज खंगाली जाती। फिर भी पुलिस कूपे में सुराग ढूंढती रही। इसी बीच उसे कूपे की एक खिड़की पर सिगरेट की राख पड़ी दिखी। उसी खिड़की से सटी सीट के कोने में सीजर्स ब्रांड सिगरेट का एक पैकेट दबा था। पुलिस समझ गई कि शक के दायरे में आने वाला शख्स चेन स्मोकर है। पुलिस ने लड़की की लाश को कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया था। उसकी फोटो खिंचवाकर तमिलनाडु के अखबारों में पब्लिश कराई गई। इसका असर हुआ। फोटो छपने के कुछ दिनों बाद मुंबई पुलिस को तमिलनाडु के सालेम जिले के मिनाकल तालुका के एक डॉक्टर का खत मिला। डॉक्टर ने लिखा कि उनके इलाके की पप्पल नाम की एक युवा लड़की पिछले कई दिनों से गायब है। उसने स्थानीय अखबारों में जिस लड़की की फोटो देखी है उसकी शक्ल पप्पल जैसी ही लगती है। बाद में डॉक्टर ने किसी परिचित के जरिए लड़की की विधवा मां को मुंबई भिजवा दिया। मां ने लाश देखते ही बेटी को पहचान लिया। मां को हत्या का शक था गांव के सरपंच पर। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके 5 लड़कियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है, लेकिन पप्पल ने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उसे छोड़ दिया था। उसने पति के खिलाफ मुआवजे का मुकदमा दायर किया हुआ था। इसके चलते वह अक्सर सरपंच के साथ सालेम में किसी वकील के पास जाती। इस सूचना के बाद पुलिस ने सरपंच से पूछताछ की, लेकिन पहली ही नजर में सरपंच पर से शक धुएं की तरह उड़ गया। कारण, सरपंच के पास न तो पुलिस को सीजर्स ब्रांड सिगरेट मिला और न ही उसके चेन स्मोकर होने का कोई सुराग। अटेंडेंट ने भी साफ कर दिया कि सरपंच कूपे वाला यात्री नहीं। तो फिर वह आदमी कौन है? पुलिस ने जवाब पाने के लिए मद्रास आरक्षण केंद्र पर से उस दिन के सभी आरक्षित फॉर्म निकलवाए। नतीजा फिर भी 0 रहा। आरक्षित फॉर्म में पता ही फर्जी था। पुलिस के लिए यह पस्त करने वाले क्षण थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस ने अब नया दिमाग लगाया। उसने पप्पल के गांव में रहने वाले उन लोगों की पहचान करनी शुरू की जो चेन स्मोकर थे। चूंकि 58 साल पहले गांव की आबादी 1000 भी नहीं थी, इसलिए ऐसे लोगों को तलाशने में पुलिस को कोई दिक्कत नहीं आई। जब चेन स्मोकर्स की पहचान हो गई तो पुलिस ने उनमें से उन लोगों को खोजना शुरू किया जो सीजर्स ब्रांड की सिगरेट पीते थे। जल्द ही पुलिस को एक भूस्वामी पलानीस्वामी के नाम का पता चला। जब पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि निकाली तो उसके किसी अफेयर की भी जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस पहुंची पलानीस्वामी के ठिकाने पर। संयोग से वह उस वक्त सिगरेट पी रहा था। हाथ में थी सीजर्स ब्रांड की डिब्बी। पुलिस ने बिना कोई सवाल किए उसे अपनी हिरासत में ले लिया और ट्रेन में बैठाकर मुंबई ले आई। मुंबई में उसकी मद्रास बॉम्बे मेल के अटेंडेंट के सामने परेड कराई गई। अटेंडेंट ने उसे देखते ही पहचान लिया। पलानीस्वामी के सामने इसके बाद अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था।
पलानी स्वामी ने माना कि उसका पप्पल के साथ अफेयर था। इस अफेयर की वजह से पप्पल ने अपने पति को छोड़ा था। पलानी स्वामी ने बताया, खुद को सुंदर दिखाने के लिए पप्पल बहुत महंगे कपड़े पहनती थी। पलानी स्वामी भी उस पर काफी रुपए खर्च करता था, लेकिन जब वह खुद एक बार आर्थिक मुसीबत में आया और पप्पल ने कोई मदद नहीं की तो उसने गहने लूटने के लिए पप्पल की हत्या की साजिश रची। पलानी स्वामी ने घूमने के बहाने मुंबई चलने का प्लान बनाया। उसने अपना और पप्पल का फर्जी नाम से प्रथम श्रेणी कोच में आरक्षण कराया। रास्ते भर दोनों हंसी मजाक करते रहे। पुणे गुजरने के बाद पलानी स्वामी ने पप्पल को जहर मिला पानी पीने के लिए दिया। पप्पल ने पानी पी लिया तो पलानी स्वामी ने कूपे को लॉक किया और उसका गला दबाने लगा। पप्पल ने थोड़ा मुकाबला भी किया। खुद को बचाने की कोशिश में उसके हाथ पलानी स्वामी के कुछ बाल आ गए, लेकिन वह बहुत देर तक यह लड़ाई लड़ नहीं पाई और कुछ पल बाद पूरी तरह से बेहोश हो गई। पलानी स्वामी ने उसका सारा सामान चलती गाड़ी से फेंक दिया। उसके सारे गहने उतारकर अपने बैग में रख लिए, लेकिन पप्पल के हाथ की अंगूठी बहुत टाइट थी, इसलिए वह उसे नहीं उतार पाया। अंगूठी पर लिखा पी और उसमें फंसे पलानी स्वामी के बाल मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बने।